नमस्कार, अल्टीमेट लॉ एसोसिएट में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम हेरिडिटी यानी कि आनुवंशिकता के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, मेजर फैक्ट्स देखेंगे और थोड़ा डिटेल में भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये अराइव होता है कि हु इज़ द फादर ऑफ द हेरिडिटी साइंस। वर्तमान आनुवंशिक विज्ञान का जनक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल को वर्तमान आनुवंशिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। करंट हेरिडिटी साइंस के फादर ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल ने ही हेरिडिटी साइंस की खोज की थी, इसलिए इन्हें हेरिडिटी साइंस का फादर कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल ने वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने के लिए गार्डन पी का उपयोग किया था। गार्डन पी जो मटर होता है उसका उपयोग किया था। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। उन्होंने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया था। ग्रेगर जॉन मेंडल ने सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था कहाँ किया था? मटर के पौधे पे किया था और उस मटर के पौधे में मौजूदा 7 प्रकार के गुणसूत्रों का अध्ययन करके 3 नियम प्रतिपादित किए थे। कौन कौन से नियम? प्रभाविता का नियम, पृथक्करणीयता का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधों पर वंशागति नियमों का अध्ययन किया था और इन्हीं अध्ययन के आधार पर उन्होंने 3 नियमों का प्रतिपादन किया था। वह 3 नियम कौन है? तो पहला है प्रभाविता का नियम, दूसरा है पृथक्करण का नियम और तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। मेंडल ने आनुवंशिकता सिद्धांत को लैंगिक जनन पर आधारित बनाया था। जो मेंडल का आनुवंशिकता सिद्धांत है वह लैंगिक जनन पर आधारित है। आनुवंशिकता सिद्धांत को समझने के लिए हम लोग जीनोम मैपिंग का यूज करते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो आनुवंशिकता का सिद्धांत दिया था उसका अध्ययन करने के लिए जीनोम मैपिंग का यूज किया जाता है, जिसमें जीन्स की मैपिंग होती है, जिसका डायरेक्ट रिलेशन जीन मैपिंग से होता है, तो उसी को हम जीनोम मैपिंग कहते हैं। तो जीनोम मैपिंग या जिसे हिंदी में जीनोम चित्रण कहा जाता है, उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप जीन्स मैपिंग से है। किसी भी जीव के डीएनए में विद्यमान समस्त जीनों का अनुक्रम जीनोम कहलाता है। जीनोम के सभी गुणसूत्रों का संरचनात्मक एवं प्रक्रियात्मक संगठन जीनोम चित्रण कहलाता है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा कि जीनोम के सभी गुणसूत्रों एवं संरचनात्मक तथा प्रक्रियात्मक संगठन जीनोम चित्रण कहलाता है। जीवों में आनुवंशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो ट्रांसफर होती है वो क्रोमोसोम्स के द्वारा होती है। तो जीवों में आनुवंशिक लक्षण हेरिडिटी इफेक्ट जो है, जीनोम में हेरिडिटी इफेक्ट जो होता है क्रोमोसोम्स से ट्रांसफर होती है, फादर से सन में जाती है, तो ऊपर वाली पीढ़ी से नीचे वाली पीढ़ी की तरफ ट्रांसफर होती है। तो जीवों में आनुवंशिक लक्षण क्रोमोसोम्स के द्वारा अंतरित होती है अगली पीढ़ी में। ये न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। क्रोमोसोम्स किसके बने होते हैं? तो क्रोमोसोम्स न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। क्रोमोसोम्स का नाम प्रस्तुत करने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था वाल्डेयर। उन्होंने 1988 में क्रोमोसोम्स नाम प्रेजेंट किया था दुनिया के सामने। कोशिका विभाजन के समय क्रोमोटीन जालिका की धागे के समान छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाती है और उससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। क्रोमोटीन पदार्थ के इन छोटे टुकड़ों को ही गुणसूत्र कहते हैं। जो क्रोमोटीन सब्सटेंस होता है उसके ये जो छोटे छोटे टुकड़े जो डिवाइड हो जाते हैं उसी को ही हम गुणसूत्र कहते हैं, जिन पर जीन्स पाए जाते हैं। इन्हीं गुणसूत्रों पे जीन्स पाए जाते हैं। यद्यपि अधिकतर जीन्स डीएनए में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे वायरस भी पाए गए हैं जिनमें जीन्स जो हैं वो आरएनए में पाए गए हैं। कुछ ऐसे वायरस हैं जिसमें जीन्स आरएनए में पाए गए हैं, जैसे कि रियो वायरस आया था तो उसमें जो जीन्स पाया गया था वो आरएनए में पाया गया था। तो हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई क्या है? तो वो जीन है। तो शरीर में आनुवंशिकता की इकाई क्या है? जीन है। क्रोमोसोम्स पे स्थित डीएनए में बनी ऐसी अति सूक्ष्म संरचनाएं जो आनुवंशिक लक्षणों का धारण एवं उसका पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण करती है, जीन कहलाती है। जीन जीवों के भीतर में आनुवंशिकता की मूलभूत इकाई है।
एक आवश्यक सूचना है आप लोगों के लिए, हमारे अल्टीमेट लॉ एसोसिएट के द्वारा एमपी सिविल जज के लिए टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, जो बिल्कुल न्यू पैटर्न पे है, जिसमें आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी पूरी तरह से। और उस टेस्ट सीरीज को जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं वह 7007706300 पे कांटेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। और यह टेस्ट सीरीज हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए रखी गई है, विशेषकर हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए ही है यह टेस्ट सीरीज। तो हिंदी माध्यम के छात्र जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं वह संपर्क करके ज्वाइन कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, जंपिंग जीन के प्रिंसिपल को देखते हैं। जंपिंग जीन का सिद्धांत क्या होता है? तो जंपिंग जीन के सिद्धांत को बारबरा मैक्लिंटॉक नामक वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था। तो जंपिंग जीन, जिसे हम प्लॉमान जीन भी कहते हैं, के सिद्धांत को बारबरा मैक्लिंटॉक ने प्रतिपादित किया था। इसी के लिए वो बारबरा मैक्लिंटॉक को 1983 में उनके इस विशेष अनुसंधान के लिए चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। बारबरा मैक्लिंटॉक ने मक्का के पौधों पर आनुवंशिकता का अध्ययन किया, और जब वह मक्का के पौधों पर आनुवंशिकता का अध्ययन कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि कुछ आनुवंशिक तत्व एक गुणसूत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में समर्थ हैं। अध्ययन के तौर पे उन्होंने देखा कि जंपिंग जीन्स द्वारा जो आनुवंशिक परिवर्तन होते हैं उससे मक्का के दानों पे कुछ धब्बे स्पॉट पड़ जाते हैं। नए प्रयोग के आधार पर निष्कर्ष निकाला गया कि सभी कोशिकाओं में डीएनए के पार्ट्स होते हैं, जिन्हें हम ट्रांसपोजेबल कहते हैं। जो डीएनए के पार्ट्स होते हैं उन्हें हम ट्रांसपोजेबल कहते हैं। ट्रांसपोजेबल एलिमेंट या ट्रांसपोजेन के नाम से उन्हें जाना जाता है, जिसका विकास की प्रक्रिया में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। ट्रांसपोजेन का विकास की प्रक्रिया में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। डीएनए में कुछ यौगिक पाए जाते हैं जो एमिनो एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन उसमें ही डीएनए में ही टायरोसिन नाम का एक यौगिक होता है जो एमिनो एसिड का फॉर्मेशन नहीं करता है। डीएनए में एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन नामक के यौगिक ऐसे हैं जो एमिनो एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन टायरोसिन एक अतात्विक अमीनो एसिड है, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है, जो कि स्तनियों के शरीर में ही निर्मित होता है। स्तनियों के शरीर में ही निर्मित होता है। क्या? टायरोसिन। टायरोसिन नामक एमिनो एसिड डीएनए में मौजूद एक यौगिक है जो कि खुद ही एमिनो एसिड का फॉर्मेशन नहीं करता है। तो हमारे शरीर में वह कौन सा यौगिक है जो एमिनो एसिड का फॉर्मेशन नहीं करता है? तो वह है टायरोसिन। डीएनए एक न्यूक्लियर एसिड है जो कि जीवों के लक्षण की संकेत सूचनाओं को जनपत्री की भांति एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफ़र करती है या पहुंचाने का कार्य करती है। अब एक क्वेश्चन ये अराइव होता है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एक्सरे मशीन, जो एक्सरे से रिलेटेड बिजनेस में जुड़े होते हैं, तो क्या उनके अंदर जो उनकी सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, उनकी डीएनए में उन कोशिकाओं का परिवर्तन हो जाता है? तो हाँ, जो लोग एक्सरे के बिजनेस से जुड़े होते हैं उनके सेल्स डीएनए में स्थायी परिवर्तन हो जाता है। उसका रीज़न यह है कि डीएनए एक न्यूक्लियर एसिड है, इसीलिए न्यूक्लियर एसिड होने की वजह से एक्सरे की बिजनेस में या एक्सरे की किरण में आने से जो लोग कांटेक्ट में आते हैं उनके सेल्स में स्थायी परिवर्तन हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको आनुवंशिकता अच्छे से समझ में आ गई होगी। बाकी जो लोग हमारे पेड मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहें वह संपर्क करके ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।